This is Suraj Dev Singh's story. Welcome to Debt to Life. Astonishing, did you say? Unbelievable? Well, the fact is that this is a fact. So did someone's calculator just go crazy, just go berserk? Or was someone just a little too enthusiastic in chasing their own targets? So is this the new age banking strategy? Or perhaps Suraj Dev Singh was simply a charmer? Let's look at it one step at a time. It's yet another day for the Debt to Life team, yet another time that someone has called us up with a debt situation, yet another person who seems to be in a debt trap. बात वहीं की वहीं है, सिचुएशन अभी तक तो वैसे ही लग रही है, इनकम बहुत कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और ऊपर से काफ़ी सारे लोन्स और बोरोइंग है और वहीं से शुरू होती है पूरी कहानी क्रेडिट कार्ड्स की, लोन्स की जो पे नहीं हो पा रहे हैं and this huge yawning gap between the money that's available and the money that is required. So far, we've always lectured the borrower, we have always held him completely responsible for his own situation. But this time, we also raise the question, aren't banks to be blamed as well? Don't they have a role to play? Are banks just geared towards increasing their market share? Are just geared towards profiteering? कोई बैंक, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेन हो, कहीं का भी हो, ये किसी भी बोरोवर से पैसे देते समय ड्यू डिलिजेंस करते हैं. लेकिन सर कैसे चेक्स होते हैं ये? I mean we have seen so many cases. I mean 8-9 cases already in Debt to Life. इनकम इतनी कम है लेकिन डेट मिलता जा रहा है. इनकम कम है, क्रेडिट कार्ड लेने में कोई भी परेशानी नहीं हुई है. No, I'll explain to you with a bit of background. नहीं, बट कोई भी बैंक इस तरह से पैसे नहीं देगा. चाहे वो फोन पे हो तो इट इज ओनली फॉर द कस्टमर कन्वीनियंस, बट एक्चुअल डिसबर्समेंट होने के पहले सारे बैंक वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं. In terms of just declaring facts, मतलब मुझे तो यही नहीं आजकल समझ में आता. It's unbelievable कि इनकी इनकम क्या है और उनके डेट कितना इन्होंने इकट्ठा कर लिया है. ये एक्सपोजर तो हम अब देख रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट वगैरह सब उस पर मल्टीप्लाई होके ऐड होके आउटस्टैंडिंग अभी बनती है. जिस दिन उन्होंने लोन सैंक्शन कराया होगा, हो सकता है उस समय उतनी हालत उनकी खराब नहीं हुई. डिफॉल्ट की वजह से, ये डिफॉल्ट की वजह से क्या होता है, द होल सिनेरियो चेंजेस and we are analyzing the cases 5 years down the line after the sanction of the loan. But sir, I don't know. I mean, I respect your viewpoint. I understand what you're trying to say. But जिस तरह से आज लोन मार्केट में एक there seems to be this completely mad, crazy rush. Everyone seems to be just geared towards lending more. I'm not understanding this. हम लोग भी टारगेट्स फिक्स करते हैं, लेकिन ये कहीं भी किसी को ये ऐसी हिंट नहीं मिलती है या कहीं इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं होती हैं कि यू डाइल्यूट द नॉर्म्स. आप जो है ड्यू डिलिजेंस ना करें, आप उसके क्रॉस चेक ना करें, उसके वेरीफाई ना करें डेटा के बारे में, ऐसा कोई बैंक नहीं कहेगा और कोई करेगा भी नहीं. जब बैंक के लोन खराब होते हैं तो बैंक को काफी नुकसान उठाना होता है. लेकिन जब पहली बार डिफॉल्ट होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, द मोमेंट यू क्रॉस द 30 or 45 day डेडलाइन, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बैंक इज ग्रेट, राइट? And this is absolutely a clean loan, mind you. There is nothing for them to fall back on. There is no asset, there is no security, there is nothing. Credit card is like a clean loan based on your credit worthiness. So they are being prudent. They are being prudent. They are being prudent at all levels. They are prudent at level of scrutiny of the application, at the determination of the credit worthiness. ये जो responsibility वाली part है ना, वो तो कहीं किसी application में लिखी नहीं रहती है.
कि वो तो हाँ, खुद ही जज वो तो खुद जज करना होता है। यही थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं और आम इंसान जो है जो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने तो लोन ले लिया लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इतना अगर ले रहा हूँ तो हमें कल को हम रीपे कैसे करेंगे, आपकी कल की फैमिली की लाइबिलिटीज हैं तो कैसे ये आप बैंक को भी तो करेंगे? सोचना चाहिए ना। नहीं, बैंक क्यों सोचेगा? बैंक तो बैंक को सोचेगा पैसा रिकवर नहीं, करना है बैंक को अपना। देखिए, बैंक को सबसे ज्यादा सोचना होता है वायबिलिटी और कैपेसिटी टू रिटर्न। लेकिन अगर इंटेंशंस किसी के अच्छे नहीं हैं तो फिर उसमें तो बैंक को थोड़ी सी दिक्कत होती है। I completely understand what you're saying, sir, and respect your viewpoints thoroughly. बट देखना ये कि इस एपिसोड में और इस शो में क्या होता है। जो हमारे पास अभी इनिशियल डिटेल्स आई हैं, द बेसिक नंबर्स दैट वी आर वर्किंग विद आर एब्सोल्युटली स्टार्टलिंग। गैप तो हमेशा होता है, इस बार का गैप थोड़ा ज्यादा है, टू पुट इट माइल्डली। 55,000 मंथली इनकम है, 2 बच्चे हैं, कोई एसेट नहीं है, रेंटेड घर में रहते हैं, घर में विलेज में अपने माँ बाप भी हैं जिनका ध्यान रखना है। इतनी सारी कंडीशंस हैं सिर पर। 55,000 रुपए की मंथली इनकम है और 18 लाख रुपए का डेट है। 18 lakh rupees of debt, most of which, 90% of which was accumulated in one single year, the year 2008. What is Suraj's story? Let's go and find out. सूरज देव सिंह के साथ डेट टू लाइफ की तहकीकात मुंबई से शुरू हुई। Suraj, thank you for taking out the time and coming down to our office, to our studios. You are staying in Pune with your wife? Yeah. कितने साल से हैं? अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ, कब, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सूरज देव सिंह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पले बड़े हुए। सीडैक त्रिवेंद्रम से इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 1 साल का कोर्स किया, जिसके बाद उन्होंने 5 साल त्रिवेंद्रम में ही नौकरी की। तो वहाँ पे आप क्या काम कर रहे थे? वहाँ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही था। 4.5 साल से सूरज देव सिंह पूना की एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। इनके परिवार में एक पत्नी और 2 बेटियां हैं और ये एक किराए के घर में रहते हैं। I'm just looking at the basic details जो आपने हमको ये शीट्स अभी भेजी हैं। सूरज देव सिंह की कहानी कुछ ऐसी है। आपकी सैलरी है करीब 54,000। मंथली एक्सपेंसेस 23,000, लोन और EMIs 89,000, मंथली आउटगो 1,12,000 रुपीज, सैलरी 54,000 रुपीज, डिफरेंस 58,000 रुपीज का पड़ता है। इतना बड़ा मिसमैच? Yeah. हाउ? टेल अस ये सब कैसे हुआ, क्या हो रहा है आपके यहाँ? I'm the only son in my family. My dream is there to go back and stay with my parents and my uncle. सूरज देव सिंह के इरादे नेक थे। छोटे गांव से हैं, बड़े शहर में सपने लेके आए थे कि बिजनेस शुरू करेंगे और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वापस गांव में जाकर घर वालों की सेवा करेंगे। पर हुआ कुछ और ही। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बाद से मार्केट डाउन हो गया। मैंने उसमें काफ़ी पैसे लगा चुके थे और कई लोगों को मैंने हायर कर रखा था वहाँ पे। तो मैं सोचा बंद करने से अच्छा डू समथिंग एल्स। तो मैं उसमें इंटरनेट का भी बिजनेस ऐड किया, वो भी उतना चला नहीं। But I was thinking like it will give me money someday, and that was my dream also, and the way to go home, go back home. How much have you totally invested? जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ब्रोकिंग और एडवाइजरी बिजनेस जो आपने शुरू करा? Total investment plus running cost, I counted it was somewhere 12 lakh. 12 लाख रुपए आपने इस बिजनेस पे लगाए। Right. अब क्या स्टेटस है इस बिजनेस का? नहीं, मैंने क्लोज कर दिया 2 महीने पहले। सन 2007-2008 में सूरज देव सिंह ने लगभग 18 लाख रुपए के लोन लिए थे, जिसमें से 12 लाख रुपए इन्होंने अपने बिजनेस में लगा दिए, 2 लाख की एक यूज्ड कार ली और घर के खर्चे में बाकी पैसे खर्च हो गए। ये सूरज का कहना है। Are you sure ये सारे पैसे आपके बिजनेस में ही लगे? पता है बिजनेस में लगे, कार में लगे हैं, प्लस मेरा लाइक मेडिकल एंड कुछ पैसे फ्रेंड्स या रिलेटिव लोगों को भी मैंने दिए थे। आपने दिए हैं? हाँ। खुद क्रेडिट कार्ड पे लेके? मतलब आप खुद 18 लाख रुपए के डेट में हैं लेकिन आप दूसरों को पैसे देने के लिए तैयार हैं? अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन उस टाइम पे सोच रहा था शायद मेरे पास पैसे आ जाएंगे। फिर वही सपने, फिर वही कहानी कि भविष्य में कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा जिससे पैसे आ जाएंगे और कर्जे चुका दिए जाएंगे। ओके सूरज, बी फ्रैंक विद अस, ये जो बिजनेस आपका था
इसमें आप कह रहे हैं कि पूरा, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड मार्केट बहुत बुरी कंडीशन से निकली उस टाइम पे, बट डिड यू लूज मनी इन द मार्केट और डिड यू लूज मनी ऑन द बिजनेस? I lose some 25,000 in market. सूरज देव सिंह की एसेट्स की स्थिति कुछ इस तरह है। शेयर्स लगभग 50,000, म्यूचुअल फंड्स लगभग 70,000, प्रोविडेंट फंड 1,20,000, बैंक बैलेंस 60,000 रुपए, कोई गोल्ड नहीं, कोई फिक्स डिपॉजिट्स नहीं। एक गाड़ी है जिसका ये EMI भरते हैं, गांव में प्रॉपर्टी है जो इनके नाम नहीं है। तो क्या प्लान है आपका सूरज? व्हाट इज योर ओन असेसमेंट ऑफ योर सिचुएशन? It's very tough. सूरज, आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी सिचुएशन के लिए? व्हाट वेंट रॉन्ग? I think मेरी थिंकिंग कुछ ज़्यादा हाई हो गई, लाइक आई विल डू दिस दैट, वर्कआउट नहीं हुआ। ये तो थी सूरज देव सिंह के अतीत की बात। लाइफ गुरु ने यहाँ पर उन्हें सुझाव दिया कि गांव पर जो जमीन है उसके बारे में वो पता करें, किसके नाम पर है, कोई पेपर्स हैं या नहीं, और उसकी वैल्यू क्या है। सूरज, आई मीन टफ टाइम्स कॉल फॉर टफ मेजर्स ना, तो वी नीड टू नो द कंप्लीट पिक्चर। जो पूरा गेम है कि किस रेट पे इंटरेस्ट होगा, किस तरह का लोन लिया जाएगा, किस एसेट के अगेंस्ट लिया जाएगा, एंड गेट अस दिस डेटा बिकॉज वी कैन नॉट मूव बिफोर वी नो दीज वैल्यूज। सूरज के साथ लाइफ गुरु की दूसरी मुलाकात पूना में उनके घर पर हुई। सूरज, the basic question remains. I've been thinking about it past couple of days आपसे मिलने के बाद बॉम्बे में, क्योंकि आपने 12 लाख रुपए करीब लोन में लिया और अपने बिजनेस में लगाया। आप कह रहे हैं 9 लाख रुपए आपने सेव करे जब आप यूएस असाइनमेंट पे गए अपनी कंपनी की तरफ से, तो 9 लाख पूरा ऑलमोस्ट पूरा डाल चुके हैं। हाँ। लेकिन लोन्स तो कहीं क्लोज होने का नाम नहीं है। फिर तो आपको सिर्फ आप 3 लाख रुपए या 3.5 लाख चलिए इंटरेस्ट पकड़ के, 4 लाख इंटरेस्ट पकड़ के चलिए, आप तो आपको डेट में होना चाहिए था। आप तो यहाँ पे 18 लाख रुपए के डेट में है। व्हाट काइंड ऑफ मैथ्स इज दिस? मैक्सिमम मनी जो मैंने मंथली पे किया वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट में था। The debt trap story is almost always the same. लोन्स भरने के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जाता है और क्रेडिट कार्ड का एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट भरने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला जाता है। आम भाषा में इसे विशियस सर्कल कहते हैं, फाइनेंशियल लिंगो में इसे ही डेट ट्रैप कहा जाता है। बिजनेस आपने सेटअप करा 2007 में? 2007 में। और क्रेडिट कार्ड्स कब से लेने शुरू करें? उसी टाइम से। उसी टाइम से। ब्रेस योरसेल्फ फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सूरज देव सिंह के पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन पर इन्होंने 7.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का क्रेडिट